हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड के टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड कर्व्स, स्लोप ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड होती क्या है। When a consumer has the money and the desire or willingness to spend money to buy a commodity is called demand। मतलब जब किसी एक व्यक्ति के पास कंज्यूम करने को पैसा है, खर्च करने को पैसा है और इच्छा शक्ति है उस पैसे को खर्च करने की किसी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए, तो उसको क्या तब कहा जाएगा कि वो डिमांड कर रहा है किसी एक प्रोडक्ट की। दस डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज डिजायर to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए खर्च करने की, तभी वो डिमांड बनेगी। अब डिमांड को समझने के लिए दो कंसेप्ट्स को और समझना जरूरी है। डिमांड के साथ साथ क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या होती है? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब एक कंज्यूमर जो एक कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ दैट कमोडिटी खरीदना चाहता है, पॉसिबल क्वांटिटीज को खरीदना चाहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया फिर? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ द कमोडिटी। मतलब कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी एक स्पेसिफिक रेट पे जब कोई एक कस्टमर खरीदना चाहता है, कंज्यूमर खरीदना चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। आगे हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल को समझने के लिए उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट quantities of a commodity that one particular buyer or consumer in the market is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। मतलब मान लीजिए डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में, 1 2 3 4, पहले 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपये होता है प्राइस, फिर 4 रुपये होता है। और कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर 1 रुपये पे वो 4 क्वांटिटी डिमांड करता है, 2 पे 3 रुपये पे वो 2 यूनिट्स कमोडिटी के लेना चाहता है और 4 रुपये पे मान लीजिए वो 1 यूनिट कंज्यूम करना चाहता है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट quantities of a commodity that all the buyers or consumers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। मतलब एक प्राइसेस गिवन है, 1 या 2 या 3 या 4, तो कंज्यूमर जब मोर देन 1 हो जाते हैं किसी भी एक कमोडिटी को खरीदने के लिए, कंज्यूमर ए की डिमांड है ये और ये कंज्यूमर बी की डिमांड है। मान लीजिए 1 रुपये पे कंज्यूमर ए 4 रुपये और 4 यूनिट और बी कंज्यूमर 5 यूनिट खरीदना चाहता है, तो टोटल यूनिट परचेज कितने हो गए? डिमांडेड कितने हो गए? 9। और 2 रुपये पे वो टोटल कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि कस्टमर ए या कंज्यूमर ए 3 डिमांड कर रहा है और कंज्यूमर बी 4 डिमांड कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 7। 3 रुपये पे वो 2 डिमांड कर रहा है यूनिट्स और दूसरा कस्टमर भी 2 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 5। और 4 रुपये पे वो कंज्यूमर ए 1 यूनिट डिमांड करता है, तो बी कितना डिमांड कर रहा है? 2 यूनिट, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो अब हम बात करेंगे आगे डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। जैसे डिमांड शेड्यूल को हमने इंडिविजुअल और मार्केट में अलग अलग किया है, उसको हम शेड्यूल के साथ साथ कर्व को भी अलग अलग समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट द पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, अलग से कोई चीज़ नहीं बनाई हमने, ये एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ही है। कि जैसे अगर आप पिछला थोड़ा पीछे करके देखोगे तो वो भी हमने यही बनाया था कि 1 रुपये प्राइस पे वो 4 यूनिट खरीद रहा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। तो ये जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की है, जिसको हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मार्केट डिमांड कर्व की। मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग combination of demand curve of 2 or more individuals। demand curve means different consumers buys at
डिफरेंट क्वांटिटीज एट वन टाइम, मतलब डिफरेंट कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज को एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब खरीदने चाहते हैं और उसको हम ग्राफिक वे में प्रेजेंट करते हैं तो क्या कहलाता है वो मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे फिर वही मार्केट डिमांड शेड्यूल को लेके हमने समझा हुआ है। तो ये एक कंज्यूमर की डिमांड है जिसमें हमने 1 रुपये पे वो 4, 2 रुपये पे वो 3, 3 रुपये पे वो 2 यूनिट और 4 रुपये पे वो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। उसी तरह अब हम आगे देखते हैं तो कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व 1 रुपये पे वो 5 यूनिट ले रहा है, 2 रुपये होता तो 4 यूनिट हो जाते हैं, 3 रुपये पे वो 3 यूनिट और 4 रुपये पे वो 2 यूनिट ले रहा है। और जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने किया था, दोनों कंज्यूमर की इकट्ठे डिमांड को हम क्या बोलते थे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे ये जो कर्व बनाई है वो ए कस्टमर और बी कस्टमर दोनों की डिमांड को इकट्ठा जोड़ के मार्केट डिमांड कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बनाया है हमने। तो ये क्या हो गया, 1 रुपये पे टोटल यूनिट कितने डिमांडेड है 9, 2 रुपये पे 7, 3 रुपये पे 5 और 4 रुपये पे 3 यूनिट डिमांडेड है। राइट जी, ये था मार्केट डिमांड कर्व। अब हम आगे बात करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व स्टूडेंट्स क्या होता है, इस नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड, ये स्लोप डाउनवर्ड होती है उसकी, इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब ये हमारा किसी भी यूनिट के किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी से के साथ उसका नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब यदि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है और यदि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये डाउनवर्ड ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आता है, इसको हम डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्वांटिटी यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिमांड फंक्शंस, डिमांड फंक्शन के बारे में या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या यूँ भी कह लीजिए कि वो फैक्टर जो डिमांड को प्रभावित करते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को समझना पड़ेगा कि किसी एक व्यक्ति, एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मान लीजिए हमारे पास गुड है एप्पल, आइटम कौन सी ले रहे हैं हम, एप्पल। तो एप्पल का यदि प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और यदि एप्पल का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कमोडिटी का ओन प्राइस भी क्वांटिटी को, डिमांड को प्रभावित करता है, चेंज कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहले रिलेटेड गुड में आएगा सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड में एक हम बेस्ट एग्जांपल जो लेते हैं ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में वो टी और कॉफ़ी की ही लेते हैं। तो टी और कॉफ़ी की एग्जांपल में यदि टी का प्राइस बढ़ जाए तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ यदि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाए तो टी की डिमांड बढ़ जाती है। राइट स्टूडेंट्स, और इसके उल्टा भी हो जाता है, यदि टी का प्राइस कम हो जाए तो कॉफ़ी का क्वांटिटी कम हो जाएगी, बिकॉज फिर कोई कॉफ़ी नहीं खरीदना चाहेगा, वो इंडिविजुअल कस्टमर टी पे आ जाएगा, टी को कंज्यूम करना चाहेगा वो। ठीक है जी, ये तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से क्वांटिटी डिमांड कैसे प्रभावित होती है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, उनके बिना दूसरा नहीं बिक पाएगा। जैसे पेन के साथ रिफिल, यदि पेन का दाम बढ़ता है तो रिफिल की डिमांड कम हो जाती है, रिफिल की डिमांड क्या होती है, कम हो जाएगी। और यदि पेन का प्राइस कम हो जाएगा तो रिफिल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इनकम इफेक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को अफेक्ट करती है, क्योंकि गुड्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। जो नॉर्मल गुड्स हैं इसमें इनकम हैज़ ए पॉजिटिव रिलेशन विद डिमांड। मतलब नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी एक कस्टमर की या कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, और उसकी इनकम के कम होने से उसकी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। दूसरा है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देता है, और जैसे ही उसकी इनकम यदि कम होनी शुरू हो जाए तो वो उनकी डिमांड को बढ़ा देता है। सो इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है, बट ये डेफिनेटली डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मान लीजिए कि आपका किसी एक गुड को लेके, एक कमोडिटी को लेके स्ट्रॉन्ग टेस्ट और प्रेफरेंस है कि कुछ भी हो जाए आप उसका क्वांटिटी चेंज नहीं करोगे, आप उसको कंज्यूम करना ही चाहोगे, चाहे वो महंगी हो जाए, सस्ती हो जाए, आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम ज़्यादा है, तो अब उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहती है, उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि यदि किसी कंज्यूमर को ये एहसास हो जाए या पता चल जाए कि आने वाले समय में किसी एक गुड का जिसको कि वो खरीदने जा रहा है उसका दाम बढ़ने वाला है, तो वो आज ही उसकी ज़्यादा क्वांटिटी को खरीद लेगा। तो प्राइस के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन से वो डिमांड को बढ़ा देगा। राइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या चीज़ है? मार्केट डिमांड फंक्शन जब मोर देन एक कंज्यूमर को, हमने जैसे पीछे स्टडी किया था, तो मोर देन वन कंज्यूमर को जब कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड फंक्शन। कैसे अफेक्ट होती है? तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी इंडिविजुअल वाले पॉइंट हमने पढ़े हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले पॉइंट, वो तो सारे आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा ये नीचे दो अलग से पॉइंट आएंगे। सो अबव ऑल मीन्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड ऑल्सो इंक्लूड फॉलोइंग। पहला है पॉपुलेशन का साइज या नंबर ऑफ बायर्स, मतलब एज द साइज और नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीजेज डिमांड आल्सो इंक्रीजेज। यदि पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाएगा या उस गुड को खरीदने वाले कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं, बायर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो डिमांड भी बढ़ती जाएगी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब हमारी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में आपको पता है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रिच और एक पुअर। तो जैसे ही इनकम रिच लोगों के हाथों में ज़्यादा आ जाएगी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि रिच लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि पुअर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है तो पुअर लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इनकम का पोर्शन रिच लोगों के पास ज़्यादा जा रहा है तो वो गुड्स ज़्यादा बिकने की डिमांड में आ जाएंगी जो रिच लोग खरीदते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, इंडिविजुअल एंड एज वेल एज मार्केट डिमांड को। ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा एक लॉ है जो हम सबको पता है, लेकिन हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, बट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मान लीजिए कि बाकी सारी चीज़ों को यदि हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मीन्स एज द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस कम होता जाता है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ जाएगा हम उसकी डिमांड को कम कर देते हैं। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हम इसको आगे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले ये एक टेबल छोटा सा देखिए, टेबल में के ज़रिए भी हमने इसको समझाया है कि जब दाम आपका 4 रुपये था किसी कमोडिटी का तो 1 यूनिट खरीद रहे थे, क्वांटिटी का दाम प्राइस उसका 3 हो गया तो यूनिट्स कितने हो गए? 2। प्राइस कम होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। या उल्टा भी हम कह सकते हैं कि दाम के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? प्राइस और क्वांटिटी को इस तरीके से बना के, ये सिंपल सा ग्राफ है, ये आपने पहले भी डिमांड को समझने के लिए बनाया था जब हमने इंडिविजुअल डिमांड को समझा था या मार्केट डिमांड को अंडरस्टैंड किया था, तब भी ऐसे ही बनाया था। एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड क्वांटिटी ले लेनी है और प्राइस किस में ले लेना? वाई एक्स पे। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं आगे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड की क्या रहती है कि इसमें हम ये मान के चलते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट। कस्टमर का या कंज्यूमर का कभी भी टेस्ट या प्रेफरेंस इस लॉ को स्टडी करते समय चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट माना जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम कंज्यूमर की चेंज नहीं होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डोंट चेंज। रिलेटेड गुड्स जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि वो क्या होते हैं, जहाँ सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो उनके प्राइस भी चेंज नहीं हो रहे। कंज्यूमर डोंट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। कंज्यूमर आने वाले समय में जिस कमोडिटी को वो खरीदना चाह रहा है उसके प्राइस चेंज नहीं होने वाले इतनी जल्दी फ्यूचर में। तो इसलिए ये लॉ को समझने के लिए ये अजम्पशंस को हमें मान के चलना पड़ेगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और व्हाई डज
डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। मतलब डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है किसी भी एक प्रोडक्ट की, और या यूं कह लीजिए कि जब भी किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है। उसके कुछ रीज़न हैं जो हम एक एक करके समझते हैं। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी यूनिट को, किसी कमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो अब हमें उसको कंज्यूम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है जैसे जैसे हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। तो जब हम उसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और अब आप हमें वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे रही, तो हम उसको उस सेम प्राइस पे नहीं खरीदना चाहेंगे। और हम उसको तभी खरीदेंगे यदि वो हमें थोड़ा वो सस्ती मिल रही है, अदरवाइज हम उसको नहीं खरीदना चाहेंगे ज़्यादा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से हम सेम प्राइस पे कभी भी गुड ज़्यादा नहीं खरीदते। दूसरा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी इनकम का प्रभाव प्रोडक्ट पे आता है तो हम उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक वस्तु, कोई 100 रुपये का मिल रहा है, मान लीजिए 100 रुपये के पर केजी एप्पल मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं 1 किलो एप्पल ले लिया, और यदि वो एप्पल अब नाउ चेंज होके उसका प्राइस क्या हो गया, ₹80। तो अब मेरे को मेरी इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना, बिकॉज पहले मैं एक ही चीज़ पे स्पेंड क्या कर रहा था, 100 रुपये, अब कितने स्पेंड कर रहा हूँ, 80। तो मुझे मेरी इनकम बढ़ी हुई नज़र आ रही है ना, तो अब मैं उसको ज़्यादा कंज्यूम करूँगा, ज़्यादा एप्पल खरीद लूँगा। अब क्योंकि इनकम इफेक्ट भी होता है उसका, क्योंकि जिस चीज़ के लिए पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे अब वो 80 रुपये में मिल रही है, तो हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है जी। तीसरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से भी हम डिमांड को बढ़ा देते हैं। सपोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है उसका कोई, तो उसकी क्वांटिटी का उसके टी का रेट अगर बढ़ जाता है तो हम कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। उसका साइज ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को प्रभावित करता है। बिकॉज यदि आप किसी एक चीज़ को मान लो पहले 50 रुपये की बेच रहे थे, अब वो आपने उसका रेट, या अब वो मिलनी शुरू हो गई 40 रुपये की, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि पहले वो 50 की मिल रही थी तो सिर्फ 100 लोग उसको खरीद पा रहे थे, अब 40 की हो गई तो ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अब ज़्यादा लोगों की इनकम की रेंज में आ गई है वो यूनिट, तो अब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट्स हैं वो जो हम ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड कैसे बढ़ती है। और इसका एक पॉइंट और है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस भी होने की वजह से भी हम उसकी डिमांड को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ मिल्क की। मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में इस्तेमाल होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो मिल्क के बहुत सारे आगे बाय प्रोडक्ट बनते हैं। दूध पीने के काम आता है, टी बनाने के काम आता है, कॉफ़ी के काम आता है, दही जमाने के काम आता है, चीज़ भी बन जाता है घर में। बट यदि वो कॉस्टली हो जाए, उसका दाम बढ़ जाए, उसका प्राइस बढ़ जाए, तो उसकी क्वांटिटी हम कम कर देते हैं। ज़रूरी बस जितना ज़रूरी होगा उतना ही हम पिएंगे, बाकी यूजेस उसके बंद कर देंगे। बट जैसे ही उसका प्राइस बढ़ जाएगा, या यूँ कह लीजिए कि अब उसके बाद उसका प्राइस कम हो गया, तो हम उसके यूजेस को और बढ़ा देंगे। जब दूध महंगा हो रहा था, सिर्फ बच्चों के पीने के लिए रह जाएगा या ज़रूरी काम के लिए ही इस्तेमाल होगा, तब उसका दही नहीं जमेगा, लस्सी नहीं निकलेगी, पनीर नहीं बनाएंगे, लिमिटेड इस्तेमाल होगा। और जैसे ही उसका दाम कम हो जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो यस, अब आपको समझ आ गया व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से, दूसरा इनकम इफेक्ट की वजह से, तीसरा सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से, चौथा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप की वजह से, और पांचवा डिफरेंट यूजेस की वजह से। राइट जी। अब इसके लास्ट टॉपिक को अब हम डिस्कस करते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि वो कौन कौन से गुड्स हैं जिस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वो होते हैं जो हमारे सोशल स्टेटस को से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे सोशल स्टेटस से रिलेटेड होते हैं, जैसे गोल्ड, राइट स्टूडेंट्स, जैसे कॉस्टली वॉचेस, कार्स एटसेट्रा। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं
महंगी वस्तुएं वो ये महंगी होती हैं, इसीलिए तो इनकी डिमांड है, और क्योंकि ये हमारा सोशल स्टेटस बताती हैं। हमने महंगी घड़ी डाली हुई है, हमारे पास महंगी गाड़ियां हैं, हमारे पास गोल्ड है बहुत ज़्यादा, हमने उसको डाला हुआ है, उसका ब्रेसलेट बनाया हुआ है, उसकी रिंग्स बना के डाली हुई हैं, तो वो क्या है, वो हमारे सोशल स्टेटस को ही तो बताता है। जितना ज़्यादा हमने गोल्ड पहना हुआ है उससे हमारा सोशल स्टेटस ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। हमारी महंगी घड़ी सबको देखते हैं तो हमें भी पहने हुए अच्छी लगती है, और सोसाइटी में हमें एक मुकाम दिलाती है वो। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जैसे इन प्रोडक्ट्स को आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं, वो प्रोडक्ट जो आपके सोशल स्टेटस को बढ़ाते हैं, इन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, बिकॉज ये जितने महंगे होते जाएंगे उतनी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। मतलब जितना जितना इसका प्राइस बढ़ता जाएगा इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, इसकी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। ये महंगे हैं तभी तो बिक रहे हैं, अगर महंगे नहीं होंगे, महंगे ही नहीं रहेंगे तो इनकी डिमांड नहीं रहेगी। सो ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, बिकॉज ये महंगे जितने होते जाएंगे उतनी ही इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। दूसरा है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का मतलब है, गिवन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक ये थ्योरी दी थी कि हम कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनको हम इन्फीरियर गुड्स भी कह सकते हैं, इन्फीरियर गुड्स, बट इनकी हम डिमांड तब करते हैं जब इनका प्राइस कम होता है, या यूँ कह लीजिए कि हमारी इनकम जब कम होती है तो इनकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब यूँ कह लीजिए कि ये प्राइस और कमोडिटी, अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा तो हम इसकी डिमांड भी कम कर देंगे, इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो हम इसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो इसका इनकम के साथ रिलेशन है, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, इनकम से। अब मैं यहाँ से यूँ समझाता हूँ आपको कि यदि इसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, प्राइस कम होने से क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग इसको नहीं खरीदना चाहेंगे, अब लोग नॉर्मल गुड्स को खरीदना चाहेंगे। उसी तरह यदि इसका प्राइस बढ़ जाता है तो फिर लोग इसको खरीद लेते हैं। उसके बाद है तीसरा इर्रेशनल जजमेंट। इर्रेशनल जजमेंट का मतलब है कई बार हम ये सोच लेते हैं कि महंगी आइटम सस्ती ही होगी। मान लीजिए एक ही दुकान पे या एक ही फ्रूट वेंडर के पास दो तरह के एप्पल्स पड़े हैं, एक एप्पल 80 रुपये केजी वाला है और एक एप्पल 120 रुपये पर केजी वाला है। ठीक है जी, पर केजी का रेट है। तो नेचुरली हमें देखने में या समझने में साइकोलॉजिकली क्या लगेगा कि जो 120 रुपये किलो वाले एप्पल हैं वो ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो कई बार हम ऐसी जजमेंट बना के भी गुड्स को खरीद लेते हैं, और वो एक इर्रेशनल अप्रोच है, नो डाउट। तो ऐसी चीज़ इर्रेशनल जजमेंट या अप्रोच पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि वो महंगी है इसीलिए तो उसकी डिमांड है। क्योंकि ऐसे एप्पल हमें साइकोलॉजिकली भी यही लगता है कि महंगे हैं इसलिए अच्छे होंगे, तो हम उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं। ठीक है जी, राइट स्टूडेंट, समझ आ गई। इर्रेशनल जजमेंट, इर्रेशनल जजमेंट का मतलब है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि गुड्स महंगी हैं इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।